This is last part of this paper in which we discuss section D and section E. So the first problem of section D means 34th problem of this paper is describe double fertilization using a suitable diagram and leads to unisexual flower. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain germinate and through pollen tube two male gametes enter into the ovule. अब ओव्यूल के अंदर जब ये एंटर करेंगे तो जो मेल गैमेट दो होते हैं वो दो अलग अलग फ्यूजन शो करते हैं. चलिए एक फिगर देखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं. तो जो पॉलन ट्यूब होगा यहाँ पे कहीं से भी एंटर कर सकता है. पॉलन ट्यूब किसी किसी केस में ऊपर से मतलब माइक्रोपाइलर जो एंड होगा यहाँ से एंटर करेगा, किसी किसी केस में यहाँ बीच से एंटर कर जाता है, किसी किसी केस में इधर से ही एंटर कर जाएगा, मतलब कहीं से भी एंटर कर जाएगा. जो पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करता है तो इसके पास होते हैं दो मेल न्यूक्लियस, जिसमें से एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है एक सेल के साथ और इसके साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा? जाइगोट. और वही जाइगोट फिर क्या होगा? सीक्वेंशियल डिवीजन शो करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और इसी एम्ब्रियो के ऊपर एक कवर लग जाएगा और ये बन जाएगा सीड. और जो दूसरा यहाँ पे मेल न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ. बीच वाला जो पार्ट है पूरा सेंट्रल सेल है, जिसमें कुल दो न्यूक्लियस होते हैं. तो एक न्यूक्लियस मेल का और दो न्यूक्लियस इसके फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बनता क्या है? एंडोस्पर्म. तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपको दो रिजल्ट मिलते हैं, एक जाइगोट मिलता है, दूसरा एंडोस्पर्म. और सेम एम्ब्रियो सैक के अंदर दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो फिर जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद क्या होगा? जो पूरा ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है यही सीड बनाता है. और किसी भी फ्रूट के अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? ओव्यूल. मतलब जितने ओव्यूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ सीड्स वहां पे फ्रूट के अंदर बनते हैं. इसका सेकंड पार्ट है लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसे फ्लावर का एग्जांपल आपको देना है जिसके अंदर केवल एक सेक्स प्रेजेंट होगा. इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पपाया आपको याद रखना है. तो पपाया आप लिख सकते हो, इसके अलावा वाटरमेलन, इसमें भी एक सेक्स होता है. इसके अलावा कुकुम्बर भी लिख सकते हो, यानी कुछ भी एग्जांपल आप लिख दो सब चलेगा. मेज लिख सकते हो. ये सब इससे एग्जांपल हो जाएंगे. अब इसी का आर वाला पार्ट है ड्रा एंड लेबल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रा करना है और उसके पार्ट को लेबल करना है. तो इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ और इससे कुछ पार्ट है जिनको हम लोग लेबल कर देते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पे अगर इसके अलग अलग पार्ट को आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे यूरिन अंदर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर. ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे ये है सेमिनल वेसिकल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये जो अंदर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको यूरेथ्रा बोलते हैं. और ये पेनिस, ये वाला टेस्टिस है. और इसके ऊपर ये जो आपको सर्कुलेटेड फॉर्म में दिख रहा होगा ग्लैंड, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस. और ये जो आपको ट्यूब दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस. तो ये इसके कुछ मेन पार्ट है. इसमें आपसे बोला हुआ है कि दो इसके ग्लैंड के आप फंक्शन बता दो. यहाँ पे जो दो ग्लैंड हम लोग यूज करेंगे फंक्शंस के लिए, उसमें एक होगा सेमिनल वेसिकल और एक होगा प्रोस्टेट ग्लैंड. जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है. और इसके अलावा जब स्पर्म वहां से रिलीज होगा तो उसके साथ ऐड कर देता है कुछ फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड. और सेमिनल फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है फ्रक्टोज, जो उस स्पर्म को नरिश करता है. ये इसका मेन काम. प्रोस्टेट ग्लैंड जब सेमिनल वेसिकल से ये स्पर्म आगे बढ़ेगा तो इसको यूरेथ्रा के थ्रू अब क्या होना है? डिस्चार्ज होना है. तो डिस्चार्ज होने के लिए जो यूरेथ्रा की वाल है उसको करना होता है लुब्रिकेट. तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब ये भी इसके अंदर एक लिक्विड ऐड करता है, जिसके अंदर क्या होगा? लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो इसको लुब्रिकेट करेंगे, मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है.
इसके अलावा कुछ नरिशिंग पार्ट इसके अंदर भी होंगे जो इस फॉर्म को नरिश कर देंगे। इसके अलावा इसका जो मीडियम होता है वो एल्केलाइन होता है, और एल्केलाइन मीडियम होने की वजह से क्या होता है, वो जो पूरा कंटेंट होगा थोड़ा एल्केलाइन होगा, क्योंकि यूट्रस एसिडिक मीडियम का होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में और इस स्पर्म को एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है। इन दोनों का जो फ्लूइड होता है उसके मिक्सचर को ही हम लोग सीमेन बोलते हैं, एलॉन्ग विद द स्पर्म। और उसमें से 60% पार्ट लगभग बनाता है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, और लगभग 30 से 40% पार्ट बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। ये इन दोनों का मेन फंक्शन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, नेम द टू ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन, ये हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर along with equation, also draw a neat level diagram of the electrolytic refining of copper। जो कॉपर होता है वो नेचर में जनरली पाया जाता है कॉपर पाइराइट के फॉर्म में, और कॉपर पाइराइट में आपको पता होगा कॉपर के साथ प्रेजेंट होता है आयरन। इसका जो मेन फार्मूला होगा वो होगा CuFeS2। तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये कॉपर का भी सल्फाइड बनाता है और आयरन का भी सल्फाइड बनाता है। मतलब अब यहाँ पे मिल चुका है आपको कॉपर का सल्फाइड, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग। इस कॉपर सल्फाइड का अब आपको करना है रोस्टिंग, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा सल्फर। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो रिडक्शन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कार्बन, मतलब कोक। यहाँ से कॉपर आपको मिल जाता है। आप इसका जो रिडक्शन है वो ऑटो रिडक्शन भी कर सकते हो, मतलब सेल्फ रिडक्शन। तो यहाँ पे CuO रिएक्शन करेगा खुद के सल्फाइड के साथ, और Cu अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको कॉपर मिल जाएगा, इस रिएक्शन से भी कॉपर मिल जाता है। इसी कॉपर का आप करना होता है प्यूरिफिकेशन, जिसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसके लिए वो फिगर पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम लोग करते क्या है, एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में जो मेटल होता है जिसका आपको प्यूरिफिकेशन करना है, उसका एक वायर लगा लेते हैं प्योर मेटल का। कि जो वायर होगा ये कॉपर का होगा, और वो कॉपर कैसा होगा, प्योर, और ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड। साथ में आपका जो ये कॉपर इम्प्योर वाला है इसका एक मोटा सा रॉड बना लेंगे, क्योंकि इसको प्यूरिफाई करना है, और इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ एनोड, और यहाँ पे पास कर देंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक सोल्यूशन हम लोग यूज कर लेते हैं, जो मेटल यूज करेंगे उसी को सिक्स और सोल्यूशन को यूज करना है। हम कॉपर को यहाँ पे प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट आप यूज कर सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जितना भी कॉपर होगा वो यहाँ से इसकी तरफ इनडायरेक्ट होगा, और आके इसी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ से कॉपर आपको मिलता जाएगा प्योर फॉर्म में, और जो इसके अंदर इम्प्यूरिटी होगी एनोड के अंदर, वो यहाँ पे इसके नीचे इकट्ठा होता जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। इस तरीके से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ से इस रॉड को आपको बाहर निकालना है, और स्क्रैच करके जितना भी कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा सबको आप बाहर कर दोगे, और इस मेथड से बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मेटल मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा इसका प्रोसेस। अब चलते हैं हम लोग अगले पे। इसी का और वाला पार्ट है, अ मेटल ए विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। अब थर्माइट प्रोसेस में जो मेटल यूज होता है वो एल्युमिनियम होता है, तो ए एल्युमिनियम हो गया। When heated with oxygen, give a oxide B। जब एल्युमिनियम का रिएक्शन कराओगे आप O2 के साथ तो मिलता है आपको Al2O3, मतलब जो B है वो आपका Al2O3 है। इसको बैलेंस कर लोगे इस तरीके से। फिर कह रहा है विच इज एम्फोट्रिक इन नेचर, तो ये एम्फोट्रिक होता है आपको पता है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, ए आपका एल्युमिनियम है, बी है ऑक्साइड। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी विथ HCl एंड NaOH। तो Al2O3 का रिएक्शन आपको HCl के साथ दिखाना है, और इसी का रिएक्शन आपको दिखाना है NaOH के साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रिएक्शन आप दिखा सकते हो। जब इसका रिएक्शन कराते हो तो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ मिलके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, और साथ में रिलीज होता है वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस आप कर लेना, तो मैं बैलेंस कर देता हूँ इसको। जब इसकी बैलेंसिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पे AlCl3 के साथ आपको 2 यूज करना है, तो क्लोरीन 6 होगा इसलिए आपको ये 6 यूज करना होगा, हाइड्रोजन 6 हो गया इसलिए इसको 3 वाटर, ये बैलेंस हो गया। दूसरे वाले में क्या होता है, आपको मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब NaAlO2, ये मिलता है।
इसकी भी बैलेंसिंग करोगे, 2 एल्युमिनियम यहाँ है तो इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, तो सोडियम हो जाएगा 2, इसलिए 2 लिखना है, इसलिए साथ में आता है 1 मॉलिक्यूल वाटर का। दिस वन इज सोडियम एल्यूमिनेट, याद रखना सोडियम एल्यूमिनेट और जिंक के साथ जो रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूला से पूछता है। ये हो गया इसका पार्ट। इसका बी पार्ट है एल्युमिनियम अकर्स इन अ कंबाइंड स्टेट वेयर एज गोल्ड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, वाई। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो एक नोबल मेटल है, और जो नोबल मेटल होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब आसानी से किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन शो नहीं करेगा तो क्या होगा, ये फ्री स्टेट में रहेगा। और जो एल्युमिनियम है वो नोबल मेटल है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा, और जब रिएक्टिव होगा तो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो कोई कंपाउंड बनाएगा, इसलिए नेचर में हमेशा ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, मींस कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट, लेकिन गोल्ड फ्री रहता है। इसका सी पार्ट है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, व्हाई इज इट डन। तो कोई भी आपके पास आयरन आर्टिकल होगा या फिर किसी भी दूसरे मेटल का आर्टिकल, उसके ऊपर एक लेयर आप लगाते हो जिंक का। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर कर देते हो जिंक का, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फिर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए आयरन यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, किससे, कोरोजन से। तो कोरोजन से आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं। तो ऐसा कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आएगा, उन सब का हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रा अ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। आपको एक सोलिनॉइड लेना है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा उसको ड्रॉ करना है। तो आप जानते हो सोलिनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो बिल्कुल किसकी जैसा होता है, बार मैग्नेट की तरह। मान लीजिए अगर ये इसका एन पोल और ये एस पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इस तरीके से क्लोज कर्व के फॉर्म में जनरेट होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम बना देना है। ये इसका डायग्राम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एन से एस की तरफ चलता है, इसलिए आप डायरेक्शन इस तरीके से दिखा दो। इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है कि वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप कहीं पे इंटरसेक्ट करा देते हो, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे आप ड्रॉ करोगे टू टेंजेंट। इस लाइन के लिए टेंजेंट ये वाला होगा, और इसके लिए टेंजेंट ये वाला होगा। मतलब सेम पॉइंट पे जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 1 और ये डायरेक्शन 2। और जब सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं आ सकते, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका थर्ड पार्ट है द फिगर शो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द पोल ऑफ अ हार्सू मैग्नेट, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हुआ है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैसा बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसको आपने किया क्या है, एक हार्सू मैग्नेट के बीच में रख दिया है। और हार्सू मैग्नेट के बीच में जब रखोगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका इसके साथ होगा इंटरेक्शन। तो इसका जो कोई एक पोल होगा जो उसके साथ मिस मैच करेगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरा पोल है जो इसके साथ मैच करेगा वो उसको रिपेल करेगा। इसलिए ये जो कंडक्टर होगा यानी कंडक्टिंग वायर किसी एक तरफ इंटरेक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑब्जर्व होगा। फिर इसी में आगे कह रहा है स्टेट द रूल अप्लीकेबल इन द एबव एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड रूल। और ये भी लेफ्ट हैंड रूल किसका है, फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं कि उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर काम करेगा। चलिए ये सेक्शन डी पूरा हो गया, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई पे, जहां पे कुछ केस बेस्ड प्रॉब्लम होंगे आपके पास। जिसमें जो पहला केस बेस्ड प्रॉब्लम है वो एसी और डीसी करंट के ऊपर है। जिसमें इसमें पहला प्रॉब्लम कह रहा है हाउ कैन वी प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम अनरूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट ज्यादा होता है तो सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, फ्यूज, जो आजकल हम लोग एमसीबी यूज करते हैं। तो जो फ्यूज होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा। अगर करंट बहुत ज्यादा कहीं पे पास हो जाता है
तो हीटिंग वहां पे होगी और वायर उसका आसानी से मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, तो पूरे सर्किट को ये शॉर्ट सर्किटिंग से बचा लेता है। इसका हो गया प्रॉब्लम नंबर ए। इसका बी पार्ट है, वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसीडर टू बी एडवांटेजियस ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो एसी करंट होता है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक पास कर सकते हैं, लेकिन जो डीसी करंट है उसको हम लोग लॉन्ग रेंज तक पास नहीं कर सकते। ये एडवांटेज एसी का है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो पाएगा, डीसी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं होता, वो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। सी पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वहां से कितनी वेव आप पास कर लेते हो एक सेकेंड के अंदर, मीन्स इट इज टोटल नंबर ऑफ वेव विच इज क्रॉस अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। या फिर आप अगर कोई भी सर्कुलेटरी या फिर कुछ मोशन में होगा तब बोलते हो कि कितने राउंड वो कंप्लीट कर लेता है एक सेकेंड के अंदर। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो एसी करंट में क्या होता है कि एसी करंट अपना डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज करता है, तो इसका जो मोशन होता है वो बैक और फोर्थ के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने बैक और फोर्थ मोशन वो शो करता है एक सेकेंड के अंदर। तो जो इंडिया के अंदर हम लोग एसी करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब ये 50 बार बैक और 50 बार ये फोर्थ मोशन शो करेगा इन अ सेकेंड। और जब 50 बार बैक और 50 बार फोर्थ मोशन ये शो करेगा, मतलब कितनी बार डायरेक्शन ये चेंज हो गया, 100 टाइम्स। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग करंट यूज करते हैं उसमें पर सेकेंड जो डायरेक्शन चेंज होता है वो 100 टाइम्स चेंज हो जाता है। तो सी का आर पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। तो जितने भी सेल और बैटरी होते हैं सब डीसी करंट जनरेट करते हैं। विच टाइप ऑफ करंट इज सप्लाइड इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में जो हम लोग करंट यूज करते हैं वो सारा एसी करंट होता है। और अगर आपको पहचानना हो एसी और डीसी करंट, जो करंट आपको क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब झटका देता है, वो सब एसी करंट होते हैं। और जो आपको चिपका लेगा वो डीसी करंट होता है, तो इससे पहचान सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। तो अगला जो केस बेस्ड प्रॉब्लम है वो आपका कार्बन एड्स कंपाउंड से है, जिसमें पहला प्रॉब्लम कह रहा है फिल इन द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे 4 कार्बन का स्केलेटन आपको दिया गया है। तो जब सेचुरेटेड आप बनाओगे तो वहां पे क्या होगा, सारा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना भी है, तो सबके साथ हाइड्रोजन पूरा कर दो, CH3 CH3 CH3। इस कार्बन के कुल 3 बॉन्ड पहले से बने हैं, इसलिए हाइड्रोजन केवल एक लगाना है। मतलब हर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, तो या तो कार्बन के थ्रू पूरा हो जाए या फिर आप हाइड्रोजन अटैच करके पूरा कर दो। अब अगर इसका अनसेचुरेटेड का बनाओगे तो क्या करोगे, 4 कार्बन तो इसी तरीके से हम लिख देते हैं, और किसी एक के बीच में हम लोगों को लगा देना है डबल बॉन्ड। आप ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो, इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें भी 3 चाहिए। इसका 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है इसलिए इसको केवल 2 चाहिए। और इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, 2 ये 3 ये 4, इसलिए इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बी पार्ट है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ इट हैज 50 हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2 होता है। तो अगर यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 50 होंगे, मतलब 2n+2 की वैल्यू 50 है, तो यहां से n आप कैलकुलेट कर सकते हो। 50 माइनस 2/2 मीन्स 48/2 मीन्स 24। मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम होंगे कुल कितने हो जाएंगे, 24। तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। इसका सी पार्ट है, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ अ स्ट्रेट चेन एल्कीन। 4 कार्बन जो स्ट्रेट चेन एल्कीन है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है, वो मान लो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल कंपाउंड। जितने कंपाउंड पॉसिबल होंगे सबका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो एक स्ट्रक्चर तो मान लो ये बन गया, CH3 CH CH CH3। जो डबल बॉन्ड हमने सेकेंड पे लगाया है उसको फर्स्ट पे भी आप लगा सकते हो। एक स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक एक आप ब्रांच भी बना सकते हो जिसमें हम CH3 को सेकेंड कार्बन पे एज अ ब्रांच यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन एल्कीन, इसलिए हम इसका ब्रांच वाला नहीं बनाएंगे, तो कुल 2 स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा।
इसी का आर वाला पार्ट है, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ अ स्ट्रेट चेन एल्काइन। यहाँ पे 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन एल्काइन बनाना होगा, तो आप कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब अगर हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा करोगे तो यहाँ पे CH3 लिखना है, यहाँ पे CH2। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन। इसमें पहला पार्ट कह रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। कितने कार्बन एटम यहाँ पे होंगे जिसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होगा, तो आपको आंसर लिख देना है 1। इसका सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन द कंपाउंड। कितने हाइड्रोजन एटम टोटल इस कंपाउंड के अंदर होंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 और एक, ये मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन। इसको आप लोग फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे 2n-2, जहां पे n नंबर ऑफ कार्बन है। 4 कार्बन का चेन बोला हुआ है, मतलब n इक्वल टू अगर आप 4 यूज करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2-2, मतलब 8-2 मीन 6 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ये इस पेपर का लास्ट प्रॉब्लम है जो कि आपको हेरिडिटी से दिया गया है। इसमें पहला प्रॉब्लम कह रहा है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जब आप ट्रॉफिक लेवल में 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाते हो, तो हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 10% ट्रांसफर होता है। जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, और बाकी एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म खुद अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज करता है। तो अगर आप यहाँ से उल्टा करोगे तो इसको एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए, तो इसको ज्यादा एनर्जी देगा कहाँ से? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। जब इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो वहां पे 10% लॉ जरूर लिख देना। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एनदर, एंड टोटल 90% ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिज्म इन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जब ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा तो उसको वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है। बी पार्ट इसका है नेम द प्राइमरी कंज्यूमर इन द गिवन फूड वेव। तो यहाँ पे जो सीड, यंग ट्री और ग्रास दिख रहे हैं, ये सब है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो इन तीनों को कंज्यूम करने वाला डायरेक्टली यहाँ पे माइस दिख रहा है और ये रैबिट दिख रहा है, तो ये दोनों हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। सी पार्ट है डिफाइन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, किसी भी फूड चेन के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन होती है उसको ट्रॉफिक लेवल हम लोग बोलते हैं। मींस इट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी फूड चेन, and the trophic level act as a step through which energy is transferred from one organism to another organism in a food chain। मतलब ये एक स्टेप की तरह बिहेव करेगा और उसी स्टेप के थ्रू फूड या एनर्जी का ट्रांसफर एक फूड चेन में होता है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसका सेकेंड पार्ट है वाई ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका आंसर भी ऊपर हमने दे दिया, क्योंकि जो 90% एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज कर लेता है, इसलिए उसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो केवल होती है 10%, और उसी को वो नेक्स्ट को ट्रांसफर कर पाता है। इसी का और वाला पार्ट है इफ ऑल द फॉक्सेस आर किल्ड ड्यू टू अ डिजीज, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द फूड वेव। अब यहाँ पे सारे फॉक्स को हटा दिया गया, तो जो फॉक्स को हटा दोगे तो होगा क्या, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो किसी फूड चेन में आप किसी को भी हटा नहीं सकते। अगर हटाओगे तो क्या होगा, उसके जो नीचे वाले होंगे उनको फिर बैलेंस कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। तो जब इनका नंबर बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो प्रोड्यूसर का जो काउंट है वो कम होने लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए किसी को भी फूड चेन से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये पूरा पेपर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और पेपर या प्रॉब्लम के साथ मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।